नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय सेना अब T-72 टैंकों को बदलने जा रही है, जिनकी जगह लेंगे नए लड़ाकू वाहन। वायु शक्ति 2024 में राफेल एयरक्राफ्ट ने माइका एयर टू एयर मिसाइल से अपने एरियल टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने HAL के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच तेजस MK-1A फाइटर जेट के लोकल असेंबली को फिलीपींस में बनाने को लेकर बातचीत हो रही है। और भारत ने तेजस नेवल वेरिएंट का भी ऑफर किया है फिलीपींस को, जो कि ब्रह्मोस NG मिसाइल से लैस होगा। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने ध्रुव कमान की कमान संभाली है। TASL के द्वारा निर्मित भारत का पहला सैन्य ग्रेड जासूसी सैटेलाइट तैयार है और इसे SpaceX रॉकेट पर लॉन्च के लिए भेज दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है और उन्हें साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। टाटा एडवांस सिस्टम अब कर्नाटका में 420 करोड़ रुपए में पैसेंजर से एयरक्राफ्ट रूपांतरण सुविधा और 310 करोड़ रुपए में गन बनाने की सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना इनमें से कुछ विमान खरीद सकती है। एयर इंडिया अब 1300 करोड़ रुपए में बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास एक MRO सुविधा स्थापित करेगी। भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए दूसरा परीक्षण वाहन यानी कि TVD-2 तैयार हो चुका है और अगले 2 महीनों में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि 2024-2025 गगनयान का वर्ष होने जा रहा है और इस वर्ष एक मानव रहित उड़ान की योजना है और इसके लिए LVM-3 रॉकेट तैयार है। मिलन 2024 के लिए INS डेगा विशाखापट्टनम में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन के तेजस विमानों ने अपना प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उनकी जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे एक दूरदर्शी नेता, निडर योद्धा, संस्कृति के रक्षक और सुशासन के प्रतीक थे और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भारतीय नौसेना की सनराइज कमांड ने रूसी नौसेना के स्लावा क्लास क्रूजर का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो कि आज विशाखापट्टनम में पहुंचा है मिलन 2024 में भाग लेने के लिए। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। DRDO अब अपनी स्वदेशी रूप से विकसित निर्भय क्रूज मिसाइल के सीमित पैमाने पर उत्पादन के लिए ऑर्डर लेने को तैयार है, जो कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और ये बात तब सामने आई है जब माणिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित टर्बोफैन इंजन है और इसे विशेष रूप से निर्भय के लिए ही डिजाइन किया गया है। दरअसल दोस्तों, पहले जो निर्भय मिसाइल वो रूसी NPO Saturn 36MT इंजन पर निर्भर थी, लेकिन माणिक इंजन की सफलता के बाद भारत ने इसे एक स्वतंत्र और अधिक लागत प्रभावी मिसाइल बना दिया है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही मिसाइल के लैंड अटैक वेरिएंट्स को शामिल करेंगी और ये मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के इलाके में गहरे लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। और इसका जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है यानी कि जमीन आधारित संस्करण है, वो लंबी दूरी की मारक क्षमताओं को बढ़ाने और विरोधियों के खिलाफ शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करेगी। यहाँ पर एक बात और जानने वाली ये है कि DRDO ने 2023 में निर्भय के पनडुब्बी लॉन्च संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया था, जिसमें 403 किलोमीटर की रेंज हासिल की गई थी। अब 500 किलोमीटर की एक फुल रेंज का टेस्ट किया जाएगा। निर्भय मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो उस पर भी काम चल रहा है और इस मिसाइल को भारत के अलग अलग फाइटर जेट्स प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ग्रीस के आर्म फोर्सेस अब अपने RM-70 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों को अपग्रेड करने पर विचार कर रहे हैं और भारत की जो कंपनी है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जिसे मिल कहा जाता है, उन्होंने इसे पिनाका स्टैंडर्ड तक लाने के प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की है। RM-70 दोस्तों BM-21 ग्रेड का चेकोस्लोवाकियाई संस्करण है, जो कि काफी पुराना माना जाता है। हालांकि ये एक शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम है, लेकिन इनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाना बाकी है। RM-70 की जो रेंज है वो है करीबन 20 किलोमीटर की और यहाँ पर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने एक इनहांस 122 mm रॉकेट का ऑफर किया है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो टैंकों को हुआ है। भारतीय सेना ने इस बात को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अब भारतीय सेना एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाली है 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए, जिनकी अनुमानित कीमत 57,000 करोड़ रुपए तक होगी। और ये जो FRCV होंगे यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, इन्हें 3 चरणों में खरीदा जाएगा, यानी कि 3 फेसेस में। पहले फेज में 590 टैंक खरीदे जाएंगे और हर फेज में नई टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जो कि इनकी सर्वाइबिलिटी, लिथैलिटी और चपलता को बढ़ाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो FRCVs होंगे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस
और मैन एंड अनमैन टीमिंग क्षमता भी होगी और ये भूमि और वायु के सभी तत्वों के साथ तालमेल और इंटीग्रेशन करने में भी सक्षम होंगे, वो भी एक नेटवर्क सेंट्रिक वातावरण में। भारतीय सेना इस साल 118 स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंकों में से पहले 5 को भी शामिल करेगी। यही नहीं, इसके अलावा प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लगभग 17,500 करोड़ रुपए की लागत से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए 354 स्वदेशी लाइट टैंक भी शामिल किए जाने हैं। इसके अलावा भारतीय सेना T-70 बेड़े को भी अपग्रेड कर रही है, जिसमें मौजूदा 780 हॉर्स पावर वाले इंजनों के स्थान पर 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन इनमें लगाया जाएगा और इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 2300 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 200 इंजन सीधे आयात किए जाएंगे, जबकि 800 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत अब एक नई 500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और इस बारे में खुद रशिया को भी ये बात पता चल चुकी है और रशिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने कहा है कि भारत की ये जो 500 किलोमीटर रेंज वाली नई यानी कि न्यू सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका अगले महीने टेस्ट होगा, इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट, इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट आदि। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक इंटीग्रेशन 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स में हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय नौसेना की डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी में एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में नियंत्रण रेखा के पास दूरसंचार टावरों की संख्या काफी बढ़ गई है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पीर पांजाल के दक्षिण में घुसपैठ की कोशिशों और हाल ही के आतंकी हमले पैटर्न का अध्ययन करने के बाद आतंकवादी समूह अब अत्यधिक इंक्रिप्टेड YSMS सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि गुप्त संचार उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन और रेडियो सेट को मर्ज करती है। इस तकनीक की मदद से POK में एक आतंकी संगठन का हैंडलर LOC पार इस्तेमाल होने वाले टेलीकॉम नेटवर्क पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले समूह और उसकी रिसेप्शन पार्टी से जुड़ा होता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेना और BSF के द्वारा इन्हें पकड़ा ना जा सके। खबर ये भी आई है कि ये जो टेलीकॉम सिग्नल बढ़ाए जा रहे हैं, एक परियोजना के तहत पाकिस्तानी सेना इस पर काम कर रही है और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल अमर अहमद शाह इस पूरी योजना को देख रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के साथ काम करता था। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इस तरीके के जो दूरसंचार टावर हैं वो एक रणनीतिक चाल है पाकिस्तान की, जो घुसपैठ की गतिविधियों में आतंकियों और उनके सहयोगियों की सहायता करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब रशिया ने यहाँ पर एक नई चाल खेलनी शुरू कर दी है। अब रशिया की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अवाक्स किलर मिसाइलों की जो संख्या है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन को मिलने वाले F-16 विमानों को सपोर्ट देने वाले जो अवाक्स विमान है उनके खिलाफ रशिया के द्वारा किया जाएगा। इससे न केवल अवाक्स विमानों को खतरा होगा बल्कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी आसानी से मार गिराया जा सकेगा। इस तरीके की मिसाइलें जमीन से आकाश तक हमला कर सकती हैं। रशिया की यह मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इससे यूक्रेन की हवाई ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। दरअसल अवाक्स की जो डिटेक्शन रेंज है आप सब जानते हैं 400 से 600 किलोमीटर तक के बीच होती है और ये फाइटर जेट्स को बड़ा समर्थन देता है और रशिया ने अब इसी पिन पॉइंट पर टारगेट करने का पूरा फैसला कर लिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट के लिए उनकी परियोजना शुरू हो चुकी है और अब इसका अगला चरण सरकारी धन की मांग करना है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 के बारे में भी चर्चा चल रही है। S सोमनाथन जी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट का डिजाइन का काम चल रहा है और ये रीयूजेबल रॉकेट होगा और इसकी जियो सिंक्रोनेसिस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO तक लगभग 10 टन ले जाने की क्षमता होगी। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की वहन क्षमता 4 टन है। अगले चंद्रमा के मिशन के बारे में S सोमनाथन जी ने कहा कि अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। इस बार एक रोबोट चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर लाएगा। यही नहीं, उन्होंने आगे गगनयान मिशन के बारे में बताया कि 2 मिशन इसरो के द्वारा आयोजित किए जाएंगे इस साल, जिसमें कि 2 मानव रहित मिशन, हेलीकॉप्टर ड्रॉप परीक्षण, लॉन्च पैड अबॉर्ट परीक्षण और कई अन्य परीक्षण किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।